जहां पर वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि इसकी अटकलें पहले से ही थी। दूसरी खबर मध्य प्रदेश से होगी, जहां भाजपा नेता प्रीतम लोधी की बयानबाजी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। बीजेपी से बाहर निकाले जाने के बाद भी प्रीतम सिंह लोधी के तेवर कमजोर नहीं पड़े हैं। अब उन्होंने बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र शास्त्री को खुली चुनौती दे दी है। तीसरी खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां 2 दिन पहले हुए भाजयुमो के प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस का हमला अब तक जारी है। तो ये 3 खबरें रहेंगी जिन पर हमारी विस्तार से नजर होगी। सबसे पहले राष्ट्रीय खबर का रुख करते हैं और आपको बता दें कि गुलाम नबी आजाद की बात करते हैं, जिन्होंने कांग्रेस से खुद को आज़ाद कर लिया है। जी हाँ, गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। प्राथमिक सदस्यता से फिर से खड़े होने की तैयारी कर रही कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। बारी बारी से कई बड़े नेताओं ने कांग्रेस से बाय बाय कह दिया। पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया। उन्होंने पार्टी के सभी पदों और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया। आजाद ने इस संबंध में सोनिया गांधी को बाकायदा एक चिट्ठी लिखी है। 5 पेज की चिट्ठी बताई जा रही है। उन्होंने इस खत में राहुल पर बचकाने व्यवहार का आरोप लगाया है। इससे पहले गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर कांग्रेस की प्रचार समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने जम्मू कश्मीर में पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति की सदस्यता से भी त्यागपत्र दे दिया था। वो कांग्रेस के नाराज नेताओं के G23 गुट में शामिल थे। इससे पहले कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। कुछ दिन पहले ही हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने पार्टी की राज्य इकाई की संचालन समिति से अध्यक्ष पद से रविवार को इस्तीफा दिया था। और अब गुलाम ने भी कांग्रेस से नमस्ते टाटा बाय बाय कह दिया है। इसके बाद अब कांग्रेस में बचा क्या है? बीजेपी तो कहती आई है कि अब कुछ नहीं है कांग्रेस के अंदर। ये अलग बात है कि अपने 5 पन्ने की चिट्ठी जो लिखी है त्यागपत्र देते समय, जो इस्तीफा लिखा है, उन्होंने जमकर अपनी नाराजगी राहुल गांधी पर जाहिर की है। और छत्तीसगढ़ के मंत्री कांग्रेस से अमरजीत भगत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे इस पर ज़्यादा और जानकारी के लिए बात करेंगे। अमरजीत जी, आपसे जानना चाहेंगे कि गुलाम नबी आज़ाद साहब ने टाटा बाय बाय कह दिया कांग्रेस को, एक के बाद एक तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, वो कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। तो क्या वाकई अब ये तय हो गया है कि कांग्रेस डूबती नैया नहीं बल्कि डूब ही चुकी है? देखिए, ना कांग्रेस कभी डूबी थी और नहीं डूबे जी रहता है। लेकिन माननीय गुलाम नबी आजाद जैसे सीनियर नेता, जिनको कि कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर का कई बार मुख्यमंत्री बनने का अवसर दिया, सेंट्रल में मिनिस्टर बनाया, इतने सारे पदों से नवाजा, और आज जब परिस्थिति बदली है, कांग्रेस के संघर्ष का समय है, ऐसे समय में कांग्रेस का साथ छोड़ना और तमाम तरह का ये जो बहानाबाजी करना, ये केवल उनकी नैतिकता को दर्शाता है कि अच्छे समय में सभी लोगों ने खूब कांग्रेस फायदा उठाया, और जब सबके साथ रहने की जरूरत, साथ खड़े होने की जरूरत है, ऐसे समय में कांग्रेस से निकलने के लिए रास्ता ढूंढ रहे हैं। और बात तो उसी दिन स्पष्ट हो गई थी जिस दिन राज्यसभा में इनकी क्षमता है समाप्त हो चुकी थी, इसलिए इस प्रकार की बहानेबाजी कर रहे हैं। जाने का दुख हम लोगों को है, लेकिन इस प्रकार का आरोप प्रत्यारोप लगाना और पार्टी छोड़ करके भागना, ये तो बुजदिली है। नहीं, बुजदिली आप कह रहे हैं, लेकिन गुलाम नबी साहब ने तो जिस तरह से 5 पन्नों का अपना इस्तीफा लिखा, उनमें उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने चर्चा की परंपरा जो पार्टी में थी वो खत्म कर दी। वो उन नौसिखिए कार्यकर्ताओं पर, नेताओं पर भरोसा ज्यादा करते हैं। सीनियर लेवल को उन्होंने दरकिनार किया, ये उनकी नाराजगी है। उन्होंने कहा कि जब अध्यक्ष पद उन्होंने संभाला तब सारे चुनाव हार गई कांग्रेस। इसके अलावा 2019 के बाद तो पार्टी की हालत बद से बदतर हो गई। अमरजीत जी, तो उन्होंने तो सीधे सोनिया
सोनिया गांधी को लिखा ना कि जो वरिष्ठ नेता हैं, जिनको अनुभव है, उन सबको दरकिनार करते हैं। वहीं जो नेता अभी जयवीर शेरगिल ने कुछ दिनों पहले जो पार्टी छोड़ी थी, उन्होंने कहा कि पूरी दरबारी कल्चर दरअसल चल रहा है कांग्रेस में और यही वजह है कांग्रेस के बिखरने की। देखिए मैडम, बाकी बात अपनी जगह है, लेकिन आज अगर पूरे हिंदुस्तान में सरकार गलत नीतियों का विरोध करना और पूरे हिंदुस्तान को समेट करके रखना और धर्मनिरपेक्षता के रास्ते पे चलना, राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना, अगर किसी की नैतिक जवाबदारी हो कांग्रेस की है और न क्षेत्रीय दलों का है न भारतीय जनता पार्टी का है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पूरे देश की एकता और अखंडता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। चाइना आज हमारे हिंदुस्तान में घुस करके कब्जा करके बैठा है। हाँ। और ऐसे समय में इस प्रकार का बात करना और पार्टी से बाहर जाने के लिए बहाना ढूंढना एक अवसरवादिता का एक है। ठीक है, हालांकि उन्होंने कहा कि आप भारत मत जोड़ो, गुलाम नबी आजाद की बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा भारत मत जोड़ो, आप तो कांग्रेस को जोड़ो। दरअसल संतोष पांडे जी हमारे साथ हैं, सांसद बीजेपी। संतोष पांडे जी, प्रतिक्रिया सबसे पहले, गुलाम नबी जी भी आजाद हो गए कांग्रेस से अब। जी, मैं माननीय अमरजीत सिंह जी जवाबदार मंत्री हैं, मैं उनको सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि चाइना में, तो चाइना के विषय में तो इनको बोलने का, इन्हीं के शासन काल में और 39,000 किलोमीटर जमीन गए हमारे भारत की धरती का, करके कब्जा हो जाए, चाइना भारत में घुस करके कब्जा कर जाए। एक मिनट, मेरे को बोलने दीजिए एक बार, एक करके संतोष पांडे जी को सुन लेते हैं। अमरजीत जी सुनते हैं ना, फिर आप उनको काम कीजिए। सर मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अमरजीत जी, कब्जा किया हुआ है और अमरजीत जी मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, सर आपके अपने आप को छोड़ कर गए हैं, आप क्यों बेकार में। सर एक मिनट सर प्लीज। क्या हो गया है? संतोष पांडे जी आप कंटिन्यू कीजिए। आप सुनिए पहले, और इसके बाद भी इनके राष्ट्रीय भक्त बनते। माननीय मंत्री जी, मैं आपका सुना हूँ, मेरा सुन लीजिए। जी जी जी, राहुल गांधी जी की नहीं किया है सर जी, मेरा सुन, चलो मैं घुस करके कब्जा किया है कि नहीं किया है? अरे मैं हो गया आपका, मैं बोलूं कुछ? आप बोलने लायक बोलेंगे तब तो, आप बोलने लायक कुछ बात को तो बोलिए। अरे अच्छा चलिए मैं बोलता हूँ, अब आप सुनिए। जी बोलिए। सुनिए, आक्साई चीन किसको कहते हैं? 39,000 वर्ग किलोमीटर जब गया, कौन से शासन में प्रधानमंत्री और दूसरे, कहाँ से वो चाइना घुस करके कब्जा किया, उसको हटाओ ना, चाइना को खदेड़ो ना। सर आप दोनों की बात नहीं सुन पा रहे। सर आप दोनों के पास यदि कहने के लिए है तो प्लीज थोड़ा दर्शकों को समझने का मौका दीजिए ना। संतोष जी आप जल्दी से अपनी बात कहिए, प्रतिक्रिया आपकी सबसे पहले और उसके बाद अमरजीत जी का टर्न आएगा। छोड़ने की स्थिति है, राजेश पायलट जी छोड़ने वाले हैं, आनंद जी छोड़ चुके, कपिल सिब्बल जो है वो छोड़ चुके। आज गुलाम नबी आजाद जी ने लंबा चौड़ा प्रेम पत्र लिख करके नमस्ते कर दिया। गांधी जी इसीलिए पहले ही बोल दिए थे कि कांग्रेस को विसर्जित कर देना। अब स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्र हो गया है हमारा भारत। ये स्वार्थ की राजनीति करने वाले हैं, वो जानते थे उसी समय। और जो आज नेशनल हेराल्ड जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का स्वप्न था, अखबार था। हाँ संतोष जी बहुत संक्षेप में सर, जब उनकी विदाई हो रही थी उस वक्त बहुत दुखी हो गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब वो पूरी तरीके से औपचारिक रूप से विदा ले चुके हैं कांग्रेस से, तो क्या बीजेपी के दरवाजे खुलेंगे? अभी आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस भी हैं। अच्छा आपने मेरे से कहा? जी संतोष जी आप ही से तो पूछूंगी मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात कर रही हूँ ना दरअसल। हाँ, ये मैं असल में सुन नहीं पाया, मैं बोल रहा था उनके बोलने के बाद। ठीक है, मैं तो ये कहूंगा कि चाहे जो भी योग्य है, जिस प्रकार से हमारे ज्योतिरादित्य जी सिंधिया का, उत्तर प्रदेश में भी जतिन प्रसाद जी का, और कई ऐसे वरिष्ठ कांग्रेसियों ने जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, जिसमें योग्यता है, क्षमता है, और जो परिवार को छोड़ करके राष्ट्र के लिए उन्होंने संकल्प लिया, तो ऐसे परिवार को छोड़ करके जो आएंगे, हमारे यहाँ दिल उदार है। हमारे यहाँ जो गेट है वो गज द्वार है। ये बकरी पालने के लिए छोटे द्वार रखते हैं, किंतु बड़ा दिल वाले गज द्वार रखते हैं। ठीक है अमरजीत जी जल्दी से अपनी बात रख दीजिए। अमरजीत जी
उन्होंने कहा कि लगभग अब पार्टी खत्म हो चुकी है। गुलाम नबी आज़ाद ने कुछ नहीं बचा और उन्होंने बहुत गुस्सा किया है राहुल गांधी पर इसे लेकर। भारतीय जनता पार्टी का इस समय जो नीति चल रहा है कि जो कांग्रेस में रहेगा वो गलत व्यक्ति है और जो बीजेपी में आएगा चाहे तमाम प्रकार के आरोप लगे वो सही व्यक्ति है और राष्ट्रवाद हो जाता है। तो इनका एक डबल पॉलिसी जो चल रहा है उसको समाप्त करें और देश आज किस मुहाने पे जाकर के खड़ा है, राष्ट्रीय एकता के बारे में सोचे, सबको साथ लेकर चलने। ये तो जितने विरोधी सबके हैं ईडी और नहीं, आप बीजेपी पर क्यों वो कर रहे हैं सर? आपके अपने छोड़कर जा रहे हैं ना। उन्होंने तो राजेश पायलट तक के लिए कह दिया अभी। लगा करके उनको दबाव की राजनीति कर रहे हैं और कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि जिन लोग भी पार्टी छोड़ रहे हो भारतीय जनता पार्टी की इसी पॉलिसी का एक हिस्सा हो सकता है। ठीक, अमरजीत जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। संतोष पांडे जी आपका भी बहुत धन्यवाद वक्त हमें देने के लिए। तो फिलहाल बीजेपी ने अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन इस बीच कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है और अब बीजेपी कहने लगी कि डूबता हुआ जहाज नहीं, डूबा हुआ जहाज है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को अब भी इसमें बीजेपी की ही साजिश नजर आ रही है। ये अलग बात है कि G23 बनाने के बाद से ही गुलाम नबी आज़ाद निशाने पर थे राहुल गांधी के, और जिस तरह की सीनियरिटी को बिलोंग करते हैं उसके बावजूद भी उनको वो इज्जत और पार्टी में वो ओहदा नहीं मिला, दरअसल वो रिस्पेक्ट नहीं मिला। दरअसल उन्होंने ये बात कही भी है अपने 5 पेज के इस्तीफे में कि बड़ों की सुनना नहीं है, अनुभवी जो नेता हैं उनकी सुनना नहीं है, मर्जी अपनी करनी है। और उनके आसपास जो लोग हैं, यानी राहुल गांधी के आसपास जो लोग हैं, उनमें चूंकि अनुभव भी नहीं है और इसीलिए पार्टी की ये स्थिति आज बनी है कि तमाम बड़े लोग पार्टी को अलविदा कह रहे हैं। इधर बयानबाजी पर कब लगेगी लगाम, अब इसकी बात कर लेते हैं। बयानबाजी पर कब लगेगी लगाम? जी हां, बीजेपी से बाहर निकाले जाने के बाद भी प्रीतम सिंह लोधी के तेवर कमजोर नहीं हुए हैं। अब उन्होंने बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र शास्त्री को खुली चुनौती दे दी है। लोधी ने कहा है कि वे कोई अंगूर नहीं है जिसे कोई भी मसल दे, वे किसी दबाव में आने वाले भी नहीं हैं। धीरेन्द्र शास्त्री पर निशाना साधते उन्होंने कहा कि उनमें इतनी हिम्मत नहीं है जो मेरे सामने आ जाए, अगर आ भी गए तो डर के मारे उनका पजामा गीला हो जाएगा। लोधी और बागेश्वर महाराज के बीच विवाद की शुरुआत कुछ दिनों पहले एक बयान से हुई थी। दरअसल लोधी ने शिवपुरी में एक कार्यक्रम में ब्राह्मणों को लेकर एक विवादित बयान दिया। ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद ब्राह्मण समाज उनके विरोध में उतर आया। उनके खिलाफ अलग अलग थानों में FIR दर्ज हुई और बीजेपी ने लोधी को पार्टी से निष्कासित कर दिया। लोधी का बयान सुनकर बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र शास्त्री ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। बागेश्वर महाराज ने कहा कि अगर प्रीतम सिंह लोधी उनके सामने आ जाए तो वे मसल देंगे। लोधी ने बीजेपी से बाहर होने के बाद भीम आर्मी से हाथ मिला लिया और OBC महासभा की सदस्यता ले ली। सवाल यह है कि इस तरह की बयानबाजी पर लगाम कब लगेगी? तो नेता हो या कथावाचक, दोनों ही भाषा का, मर्यादा का ध्यान शायद नहीं रख रहे हैं और इसी वजह से ये स्थिति है कि अब सब कुछ कंट्रोल से बाहर हो चुका है। नेता, जनप्रतिनिधि, इतना लंबा अनुभव राजनीति में, उसके बावजूद भी क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है ये भूल जाते हैं। और फिर कथावाचक जो कि क्रोध ना करने के लिए लोगों को पाठ पढ़ाते हैं, धैर्य रखने के लिए पाठ पढ़ाते हैं। गलत मुंह से शब्द ना निकालिए, किसी के लिए कुछ गलत ना बोलिए, किसी के प्रति अपने वचन से, मन से, तन से हिंसा मत कीजिए, ये सब पाठ पढ़ाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वो पाठ जो लोगों को पढ़ाते हैं उनमें नहीं दिखता, क्योंकि वो जब इस तरह की बयानबाजी करते हैं तो फिर ये साफ समझ में आता है कि तू डाल डाल मैं पात पात। क्या हुआ कि तुम्हारा धर्म लोगों के नाम पर राजनीति करना है और मेरा धर्म लोगों को पाठ पढ़ाने के नाम पर राजनीति करना है। तो बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री ने जो कुछ कहा, जब ब्राह्मणों पर प्रीतम सिंह लोधी ने अमर्यादित टिप्पणी की, उसके बाद वो भी नाराज हो गए। खासतौर पर उन्होंने कथावाचकों पर निशाना साधा था और कहा था कि ब्राह्मण जो हैं, इस तरह के जो कथावाचक होते हैं वो बेवकूफ़ बनाते हैं लोगों को। महिलाओं के लिए भी अभद्र टिप्पणी की थी। महिलाओं के बारे में उन्होंने कहा था कि किस तरह कथावाचक उन पर नज़र रखते हैं, गंदी नज़र रखते हैं। इसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने भी जवाब दिया था कि यदि प्रीतम सिंह लोधी मेरे सामने आए तो मैं मसल दूंगा। इधर प्रीतम सिंह लोधी ने भी अब उस पर बयान दिया और कहा कि मैं अंगूर नहीं हूँ जो मसल देंगे। प्रीतम सिंह लोधी जी खुद हमारे साथ जुड़ रहे हैं और पूर्व बीजेपी नेता हैं। प्रीतम सिंह लोधी जी, आपसे जानना चाहेंगे
आपने एक बार विवादित बयान दिया, बवाल मचा, पार्टी ने भी निकाल दिया। अब फिर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, एक बार फिर से एक बयान आपने दिया। आपको नहीं लगता कि एक राजनेता होने के नाते, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते इस तरह की बयानबाजी को रुकना चाहिए कम से कम? बिल्कुल, आपने सही सवाल किया है और सही बात की है। तो इसका मतलब ये है कि मैं मसल जाऊंगा? नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आप मसल जाएंगे। मैंने आपसे कहा आप एक जनप्रतिनिधि है, तो एक मर्यादित भाषा का कितना ध्यान रखना चाहिए प्रीतम सिंह लोधी जी। मैं जब धीरेन्द्र शास्त्री जी से बात करूंगी तो उनसे भी इस विषय में पूछूंगी, लेकिन चूंकि अभी आप हमारे साथ हैं, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि लोगों में इस तरह का क्या इम्पैक्ट जाता है, गलत इम्पैक्ट गया, इसीलिए तो सब कुछ हुआ है। तो ये देखो, मैं तो ये क्या है कि बिगड़ पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं गांव का व्यक्ति हूँ। मैं तो चलो भूल में कोई बात कही जा सकता हूँ, तो उसके लिए मैं माफी भी मांग ली थी मैंने। लेकिन ये तो पढ़े लिखे और विद्वान है देश के और बहुत नामी यामी शास्त्री हैं। ये लोग मसल सकते हैं, मार सकते हैं, अपने लोगों को चूड़ियां पहनने की कह सकते हैं, अपना मुंह से ये छतरी बांध सकते हैं, किसी की नकटिया कह सकते हैं। इनके लिए लागू है? नहीं, किसी के लिए भी लागू नहीं है। मैं वही कह रही हूँ, हमारा विषय आज का ये नहीं है कि आपने क्या कहा, और मैं आज का विषय ये कि अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल क्यों, क्योंकि ये किसी को भी पसंद नहीं आती। उन्होंने कहा है, धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है, वो भी बेहद गलत है, क्योंकि वो तो एक कथावाचक है। वो तो लोगों को अधर्म करने से, अधर्म बोलने से, अधर्म की बातें करने से रोकना चाहिए, वो खुद ये सब कर रहे हैं, वो भी गलत है। पर प्रीतम जी, आपसे जानना चाहते हैं, आपको ये तो एहसास है कि जो कुछ कहा उसकी वजह से एक विशेष समाज आहत हुआ है, आपने माफ़ी ज़रूर मांग ली, लेकिन उसके बाद भी लगातार आपके इस तरह की बयानबाजी है जो सामने आ रही है। आप एक वरिष्ठ नेता हैं, तो आपको लगता है कि नहीं, आपको इस पर लगाम लगानी चाहिए, रोक लगानी चाहिए? जी, मैं अपने आप में रोक लगा के चलता हूँ, लेकिन किसी की बात कोई करता है तो उसका जवाब तो देना पड़ता है ना, बात से बात पर। जी, हालांकि मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ कि मैंने जो बोला, माफी मांग ली, फिर FIR हुई है मेरी, पार्टी से निकाला गया है, और इनके संग क्या होना चाहिए, सरकार क्या करनी चाहिए? इन्होंने जान से मारने की धमकी दी है मुझे, और पूरी समाज को ये कहा है इसको मार दो, नहीं तो चूड़ियां पहन लो। तो इससे कितना बड़ा माहौल गर्म होता है। हाँ, मैं आपसे ये भी जानना इन पे FIR क्यों नहीं हुई अभी तक? इन पर FIR क्यों नहीं हो, गलत बात कही है, ये ठीक है, और इन पर होनी चाहिए। चूंकि वो हमारा काम नहीं है, हम सिर्फ यहाँ पर आपका पक्ष और उनका पक्ष रख सकते हैं। लेकिन हाँ, वाकई में यदि एक पक्ष पर कार्रवाई हुई तो दूसरे पर भी होना चाहिए। लेकिन ये क्रिया की प्रतिक्रिया थी। प्रीतम सिंह लोधी जी, आपने OBC महासभा को ज्वाइन किया और कहा कि अब BJP में OBC के लिए कोई वो नहीं है, अब वो ध्यान नहीं रखती, उनकी पार्टी नहीं रही, जबकि मुख्यमंत्री भी उसी वर्ग से आते हैं, जबकि OBC वर्ग को साधने के लिए किस तरह के प्रयत्न हो रहे हैं ये भी आप जानते हैं। फिर ऐसा क्यों कहा? क्या ये भड़काने वाली बात नहीं है कि धर्म विशेष के लोग भड़केंगे, फिर माहौल खराब होगा? जी, आप लोगों ने उनके भी बयान सुने हुए, कुछ जैसे नहीं है, कुछ अत्याचारी तत्व के लोग उनकी समाज में है, कुछ वो ही इस चीज को भड़का रहे हैं और वही दंगा फैलाने की व्यवस्था कर रहे हैं। मेरा तो यहाँ तक पोस्टिंग डालते हैं कि अभी जो तनाघातों में जो श्राद्ध आ रही है, इसमें प्रीतम लोधी का भी श्राद्ध शामिल होना चाहिए। नहीं, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आप इस तरह की बातें करने से क्या होगा, गुस्से वाली बातें करने से कुछ होता नहीं। आपके पास भी कानून है, यदि धीरेन्द्र शास्त्री ने कुछ गलत कहा तो उन पर आप केस लगा सकते हैं, उन पर आप ये कह सकते हैं, लेकिन इस तरह की बयानबाजी करने से, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करने से मर्यादा खत्म होती है, लोगों में अविश्वास बढ़ता है। इससे तो इत्तेफाक रखते हैं प्रीतम जी? मैं ये कह रहा हूँ कि वो लोग तो आपको बयान सुना दूंगा मीडिया पे, तो वो तो गोली मारने तक की धमकी दे रहे हैं। जी, मैंने वही कहा, कानून है, कानून का सहारा लीजिए बजाय अपनी जुबान खराब करने के। चूंकि प्रीतम जी, आप तो एक प्रतिनिधि हैं और इतने बड़े नेता हैं, चूंकि आपके साथ एक समाज विशेष का पूरा समर्थन है, इतनी लंबी लड़ाई आपने लड़ी है। अच्छा, क्यों लगता है कि पार्टी ने आपके साथ ऐसा किया होगा जबकि आपने माफी मांग ली? जी, अगर मैंने गलत किया है, अगर लोगों को गलत लगता है तो मैंने इसलिए माफी मांगी कि पार्टी बची रहे, पार्टी में नहीं, उन्होंने आपको माफ क्यों नहीं किया प्रीतम जी? मैं ये आपसे जानना चाह रही हूँ कि आखिर क्यों माफ नहीं किया उन्होंने? अब वो अगर मैं भी ऊंची समाज का होता तो माफ कर देते, क्योंकि मैं पिछड़े वर्ग का हूँ, इसलिए मुझे माफ नहीं किया।
अच्छा, आप पिछड़े वर्ग के इसलिए माफ नहीं किया, लेकिन आप किसी भी धर्म विशेष के बारे में कुछ गलत कह दें, वो गलत नहीं होता, ऐसा नहीं होता। एक ही दिशा में सोचकर चलना होगा। किसी के लिए भी अपमान जो है, हमारे भाषा का इस्तेमाल जो है वो गलत है, और जनप्रतिनिधियों से तो बिल्कुल ऐसी अपेक्षा नहीं रखते। प्रीतम जी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्रीतम सिंह लोधी, जिनके लगातार विवादित बयान सामने आ रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री ने भी कहा, उनका कहना यह है कि धीरेन्द्र शास्त्री पर कार्रवाई क्यों नहीं होती जब मुझ पर हुई। तो फिलहाल अगली खबर का रुख कर लेते हैं और अब छत्तीसगढ़ की सियासत की बात कर लेते हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बुधवार को हुए बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप का दौर जारी है। भाजपा कार्यकर्ताओं पर हुई एफआईआर के बाद भाजपा ने ट्वीट कर कहा कि आंदोलन को देखकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जोरदार डर गए हैं। भाजपा ने पीसीसी का मतलब पुलिस कांग्रेस कमेटी कहा। वहीं भाजपा के ट्वीट के बाद कांग्रेस ने भी ट्वीट किया और कहा भाजपा पर तंज कसते हुए कि लफंगों की एक टुकड़ी सड़क पर उतरकर उपद्रव करती है, लाठी डंडों से तोड़फोड़ करती है, महिला पुलिस के साथ दुर्व्यवहार करती है, पुलिस वालों को लहूलुहान और घायल करती है। इसे तुम बेशर्मो लोकतंत्रात्मक प्रदर्शन कहते हो। कानून के राज में लफंगाई नहीं चलेगी। दोनों ही दलों के बीच एक दूसरे पर हमले का दौर अब भी जारी है छत्तीसगढ़ की राजनीति में। तो भाजपा और बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन हुआ। कांग्रेस कहती है ऐसा कुछ नहीं है, लफंगे कुछ इकट्ठे हो गए और उन्होंने पुलिस वालों को घायल किया, उन्होंने महिला पुलिस कर्मियों के साथ बदतमीजी की। और ये दरअसल लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन इनकी पार्टी के अंदर ही लोकतंत्र नहीं बचा है। तो ट्वीट के जरिए एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से बेरोजगारी को लेकर, बढ़ते अपराध को लेकर भाजपा और बीजेपी नेताओं ने प्रदर्शन किया और इसके बाद कांग्रेस ने ट्वीट करके कहा कि महिला पुलिस के साथ ये गुंडे दुर्व्यवहार करते हैं। बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर आरोपों की झड़ी लगा दी कांग्रेस ने। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, कुछ गुंडे इकट्ठे हो गए और सड़क पर लाठी डंडों से दबंगई करने लगे, लफंगई करने लगे, लहूलुहान कर दिया पुलिस वालों को। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त धनंजय ठाकुर जी, कांग्रेस प्रवक्ता। धनंजय जी, आपकी पार्टी कह रही है कि लफंगई की पार्टी है और उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, लहूलुहान कर दिया, कुछ पुलिस वालों को घायल कर दिया। ये सारे आरोप लग रहे हैं, मतलब प्रदर्शन खत्म हो गया लेकिन आरोपों का सिलसिला जारी है छत्तीसगढ़ की राजनीति में। क्या इसे ये समझा जाए कि वाकई में बीजेपी का प्रदर्शन सफल रहा है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी का प्रदर्शन अगर सफल होता, जिस प्रकार से उन्होंने दावा किया था कि 1 लाख युवा को इस आंदोलन में शामिल होंगे, वो दावा उनके खारिज हो चुका है। उसके बाद जिस प्रकार से आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपने जो जुड़े लफंगे की किस्म के जो कार्यकर्ता हैं उनको उकसाकर जिस प्रकार से पुलिस के कर्मियों पर हमला करवाया, महिला पुलिस कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार किया, अभद्रता की है, सरकारी संपत्तियों को तोड़फोड़ करने का काम किया, तो निश्चित तौर पर यह भारतीय जनता पार्टी का चरित्र उजागर होता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के संस्कृति में आंदोलन नहीं है बल्कि दंगा करना लिखा हुआ है, हिंसा करना लिखा हुआ है। वही चीज यहाँ पे दिखी हुई है। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर ये आंदोलन करते तो इनको जनता का समर्थन मिलता, युवाओं का समर्थन मिलता। ये तो आंदोलन करना ही नहीं चाह रहे थे, तो हिंसा करना चाह रहे थे ना, इस पर समझ में आता है। अनुराग सिंहदेव जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी की तरफ से। अनुराग जी, धनंजय ठाकुर को आपने सुना तो वही कह रहे हैं कि कुछ नहीं है, पार्टी के अंदर ही लोकतंत्र दरअसल नहीं बचा और इसीलिए गुंडागर्दी कर रहे थे सड़क पर। कोई इस तरह का प्रदर्शन नहीं है जिसके लिए बीजेपी खुद ही अपनी पीठ थपथपा रही है। देखिए, कांग्रेस का तो सरकार का इस प्रदर्शन के कारण से हाथ पांव फूल गए थे और इसीलिए इस भय के वातावरण में उन्होंने कंटेनर और स्टील बैरिकेडिंग और इस तरीके की व्यवस्थाएं खड़ी करके आम जनता के ऊपर एक प्रेशर बनाने का काम किया। अब रही बात कि इनके मंत्री कह रहे हैं कि एफआईआर बहुत मामूली बात होती है, शायद यहाँ के अपराधियों को भी ये पता चल चुकी है कि इनके मंत्रियों के लिए एफआईआर मामूली बात है, इसलिए वो निर्भीक होके गुंडागर्दी पे उतारू हैं। और मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि कांग्रेस के लोग बेरोजगार युवाओं के आंदोलन को लफंगा बता रहे हैं। बेरोजगार युवा क्या लफंगे हैं? इस सरकार के अकर्मण्यता के कारण आज बेरोजगारी यदि हावी हो रही है तो वो अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए प्रदर्शन में ये कांग्रेस आरोप लगा रही, प्रदर्शन में किसने कह दिया कि पुलिस वालों को मारिए, घायल कीजिए, बदतमीजी कीजिए, महिला पुलिस कर्मियों के साथ सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाइए? नहीं, ये तो उनका पक्ष है, ये उनका पक्ष है। पुलिस ने जिस तरीके से बेदर्दी से
युवाओं को लाठियों से पीटा, जिस तरीके से लोगों को घायल किया गया, जिस तरीके से उकसाने का काम किया है, ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। ठीक, धनंजय जी, इसका मतलब ये है कि पहले से खूब तैयारियां थी कांग्रेस की, प्रशासन की, कि इतना बड़ा प्रदर्शन होने वाला है, लेकिन उसके बावजूद भी यदि इस तरह की घटना हुई है तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी आपकी है। प्रशासन इसमें विफल रहा है इनको रोकने में। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि इतनी संख्या थी ही नहीं, दूसरी तरफ कह रहे हैं ये सब कुछ किया है। बहुत संक्षेप में देखिए, निश्चित तौर पर देखेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार में लोकतंत्र है। आप देखेंगे ये पहला ऐसा आंदोलन है छत्तीसगढ़ में जिसे पुलिस जो है ना तो उसके हाथ में लाठी था, ना किसी प्रकार के उसमें सुरक्षा के कवच रखे हुए थे, क्योंकि हम शांतिपूर्ण आंदोलन करने वालों का समर्थन करते हैं। यही तो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है ना। आप आंदोलन कर रहे थे कि पुलिस कर्मियों पे हमला कर रहे थे। आप फुटेज देखिए, वीडियो देखिए, आपके चैनल में भी चला है वीडियो, वो किस प्रकार से भाजपा के गुंडे नेता जो है पुलिस कर्मियों के सिर पर हमला कर रहे हैं, प्राणघातक हमला कर रहे हैं, महिला पुलिस कर्मियों के साथ अभद्र कर रहे हैं। अरे आप आंदोलन करने आए हैं, बात रखने आए हैं, आपको बात रखनी चाहिए ये, लेकिन इनका आरएसएस का शाखा में जो संस्कृति मिलता है ना हिंसा करने का, वही दिखा हुआ है। धनंजय जी, अब चूंकि वक्त इजाजत नहीं दे रहा, इसलिए बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अनुराग जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ 3 खबर सबकी नजर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।